ओके, हम आपके पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट जो पोस्ट निकली हैं JNK में, उसके लिए हम कोचिंग दे रहे हैं। इसमें आपके टोटल तो 6 यूनिट्स हैं, जैसे जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, जनरल इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग है और साइंस है। इसमें से 2 सब्जेक्ट्स मैं लेने वाली हूँ। पहला सब्जेक्ट है जनरल इकोनॉमिक्स। ये आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, 120 में से टोटल आपका 120 का पेपर है। और अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इसकी वेटेज ज्यादा है, जिसमें 30 मार्क्स आएंगे 120 का। दैट मीन्स 25% आपको अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में से आने वाला है पार्ट। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की, तो उसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, जैसे कि अकाउंटिंग होता क्या है, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। फिर वेरियस टर्म्स हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एसेट्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, ड्राइंग्स क्या है, बैड डेट्स क्या है। तो ये सारी की सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म्स हैं जो हम समझेंगे। उसके बाद हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन से फिर हम जर्नल्स पे आएंगे। जर्नल्स के बाद हम उन जर्नल्स को कैसे हम लेजर में पोस्ट करते हैं, हम लेजर को समझेंगे। ये सारा समझते समझते हम एंड में 2 इम्पॉर्टेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होती है। तो हम फाइनली उसको बना लेंगे ये सारा कुछ पढ़ने के बाद। अब इसमें आपका एक पार्ट है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। इसकी क्लास में आज आपको लेने वाली हूं, जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं। अकाउंटिंग बेसिकली हम ये देखेंगे कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, किसको कितना पैसा देना था, हमने किससे कितना पैसा लेना था, और हमारे कंपनी की हेल्थ कैसी है। ये सारा का सारा हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। अब अगर मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूं, आपको मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? आप एक बार चैट पे लिख के बता दें मेरे को प्लीज। एम आई नॉट ऑडिबल? ये हिलाल लिख रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही। प्लीज चैट पे लिख के बताइए, क्या आपको सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। तो हिलाल प्लीज आप अपना ऑडियो चेक कर लें। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? पहले क्या था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हम फाइनेंशियल मैनेजर को तब बुलाते थे जब हमें कोई फंड्स चाहिए होते थे। तो अगर मुझे आज 10 करोड़ चाहिए था, तो फाइनेंशियल मैनेजर को बुलाया कि भाई 10 करोड़ का अरेंजमेंट करो, तो वो उसका काम होता था। बट अब जो मॉडर्न अप्रोच है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसमें पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे खड़ा है। सबसे पहला डिसीजन जो हमें समझना है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपके फाइनेंशियल मैनेजर के पास अब ये पावर आ गई कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट वो कहाँ पे करना चाहेगा? वो इन्वेस्टमेंट या तो लॉन्ग टर्म एसेट में करना चाहेगा या वो शॉर्ट टर्म एसेट में करना चाहेगा। लॉन्ग टर्म एसेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म एसेट ऐसा एसेट है जो हमें बहुत सालों तक हमारी रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प करने वाला है, या वो हमारे काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मशीन खरीदी, AB, इट कैन बी अ लेथ मशीन, कोई भी मशीन मैंने खरीदी।
तो इस मशीन को अगर मैं खरीदूंगी तो उस डिसीजन को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहेंगे, क्योंकि मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करने वाली हूं। अब जब मैंने इन्वेस्ट किया एक लॉन्ग टर्म एसेट में जो हमें अगले 5 साल 10 साल तक हमें सर्विस देने वाला है, उस डिसीजन को हम टेक्निकल टर्म में कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन लॉन्ग टर्म एसेट्स कॉल्ड। सो आपको याद रखना है कि अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। अब अगर मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रही हूं, शॉर्ट टर्म एसेट वो हैं जो मुझे सर्विस देने वाले हैं लेस देन 1 ईयर, 1 साल तक वो मुझे सर्विस देने वाला है, उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। जैसे हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, ऐसे ही शॉर्ट टर्म में हम उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो अब आपको ये 2 वर्ड्स नए सीखे आपने कि अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, अगर शॉर्ट टर्म एसेट में कर रहे हो उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और आपको मैंने ये बता दिया कि लॉन्ग टर्म एसेट कौन सा होता है, जो आपको 1 साल से ज्यादा सर्विस देने वाला है, मे बी 5 साल 10 साल तक वो मशीन हमारे पास रहने वाली है। तो ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग बोलेंगे। अगर मेरा कोई भी एसेट मुझे 1 साल के अंदर ही काम देने वाला है, उसको हम शॉर्ट टर्म एसेट बोलेंगे और उसको टेक्निकल टर्म में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलेंगे। अब जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ओके मुझे ये मशीन चाहिए और इस मशीन के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, अब फाइनेंशियल मैनेजर का अगला डिसीजन ये होगा कि भाई ये पैसा आएगा कहां से। तो सबसे पहले हमें सोर्सेज ऑफ फंड्स देखना पड़ेगा कि अगर मुझे बिजनेस में पैसा लाना है तो कहां कहां से आ सकता है। तो हमारे पास बेसिकली 4 सोर्सेज हैं। सबसे पहले को बोलते हैं हम डेट। डेट का क्या मतलब, मैंने लोन ले लिया, मैं बैंक के पास गए, फाइनेंशियल मैनेजर उसने कहा जी हमें एक मशीन खरीदनी है जिसकी कॉस्टिंग 10 लाख है, आप प्लीज हमें लोन दे दो। उसने आपकी कंपनी को देखा और आपको लोन दे दिया। अब जब उसने आपको लोन दिया उसको आप बोलते हो डेट। अच्छा, अब आप मेरे को चैट पे लिख के ये बताएं कि जब हम लोन लेते हैं या जो हमें लोन दे रहा है हम उसको वापस क्या देते हैं, कुछ तो देना पड़ेगा ना वापस, तो हम उसको क्या वापस देते हैं। चैट पे लिख के बताओ कि अगर हम किसी से भी डेट लेंगे, किसी से भी लोन लेंगे तो क्या लेंगे। यस रईस, वेरी गुड। यस अनायत। मोहम्मद याकूब, ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस, 3 लोगों ने लिखा कि हम उसको इंटरेस्ट देंगे। यस, सूद समेत। यस, आपकी हिंदी भाषा में उसको हम सूद बोलेंगे। सो जिससे भी हम लोन लेंगे हम उसको इंटरेस्ट देंगे। अब ये हमारा पहला सोर्स हो गया। अब सेकंड सोर्स जो है उसको हम बोलते हैं इक्विटी। इसका मतलब आपने अपने कंपनी का कुछ हिस्सा, कुछ शेयर आपने उस आदमी को दे दिया और उससे पैसा ले लिया क्योंकि आपको 10 लाख चाहिए थे मशीन के लिए। तो जब आपने अपना कुछ हिस्सा उसको दिया उसको आपने इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया। अब इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देंगे हम, वो भी तो जब पैसा दे रहा है आपको उसको भी तो कुछ वापस देना है। तो उसको हम क्या देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, चैट पे लिखिए प्लीज कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या देंगे। आपने कहा सूद देंगे डेट होल्डर को जिससे आपने लोन लिया। अब मैंने किसी से इक्विटी, हमारी बहुत बड़ी शेयर मार्केट है बॉम्बे में, ठीक हो गया, तो
वहां पे लोग शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं। यस रही, शेयर्स तो कर रहे हैं, बट हम जो शेयर खरीद रहा है हम उसको क्या देना चाह रहे हैं, वो आपके शेयर्स क्यों खरीद रहा है? अनायत ने कहा प्रॉफिट। यस, एक ने लिखा है बट उसने अपना नाम नहीं लिखा इसलिए मैं बोल नहीं पा रही। प्रॉफिट, प्रॉफिट। ओके, और कोई? मोस्टली लोग प्रॉफिट लिख रहे हैं, सिर्फ एक ने आंसर सही लिखा है, उसका भी देखते हैं। मुनाफा, फिर वही प्रॉफिट। यस, डिविडेंड। जब हम अपना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से लेंगे तो हम प्रॉफिट नहीं दे रहे उनको, हम प्रॉफिट का एक हिस्सा दे रहे हैं उनको, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने डिविडेंड देना है। अभी मैं आपको जब डिविडेंड बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि डिविडेंड होता क्या है। सो इक्विटी शेयर्स को हम डिविडेंड देंगे। तो ये हो गए हमारे दो सोर्सेस। पहला हुआ डेट, जिनको हमने वापस किया इंटरेस्ट। एक हुआ इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको हमने वापस किया डिविडेंड। थर्ड टाइप ऑफ सोर्स, वैसे बेसिकली हम दो ही लेके चलेंगे बट आपको ये पता होना चाहिए, एक हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, यहां से भी हम पैसा लेते हैं। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स है ऐसे ही एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। दोनों का मतलब नियरली सेम है, फर्क ये है कि प्रेफरेंस शेयर को हर चीज में प्रेफरेंस मिलेगी। अगर कुछ भी मिलना है पहले प्रेफरेंस वाले को मिलेगा फिर इक्विटी वाले को मिलेगा। सो प्रेफरेंस शेयर को भी हम डिविडेंड ही देंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देंगे बट उसको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को छोड़ सकते हो देना बट प्रेफरेंस शेयर को नहीं छोड़ सकते। पर अगर आप कहो कि जी मैं इक्विटी को देना चाहता हूं प्रेफरेंस को नहीं देना चाहता, नहीं, वो नहीं हो सकता। सो ये थर्ड हमारा सोर्स होता है, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। अब आप सबने, बहुत लोगों ने कहा कि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते हैं। नहीं, हम क्या करते हैं, हमारे पास कंपनी का जो प्रॉफिट आता है उसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट मीन्स जो अर्निंग्स हमने अपने पास रख ली उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलेंगे, रिटेन कर लिया हमने। और जो हमने प्रॉफिट का हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया वो हमें डिविडेंड कहलाते हैं। सो प्रॉफिट के दो पार्ट हो गए, एक रिटेन्ड अर्निंग्स, एक हो गया आपका डिविडेंड। अब मेरे को चैट पे ये देख के बताओ या ये लिख के बताओ कि क्या ये रिटेन्ड अर्निंग्स फ्री है, इसको हमें कुछ वापस नहीं करना? जैसे आपने मुझे बताया कि डेट वाले को हम सूद देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं। अब रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे प्रॉफिट का हिस्सा था, हमने उसको अपने बिजनेस में रख लिया और हम उसको यूज करने लग गए, तो क्या ये फ्री है? इसको कुछ वापस नहीं देना हमने। पहले तो यस और नो लिखो। नो, वी हैव टू पे इंटरेस्ट। नहीं, नो, हम कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते रिटेन्ड अर्निंग्स पे। इंटरेस्ट हम सिर्फ वही पे करेंगे जहां से लोन उठाया है। और कोई लिखो आंसर। आई थिंक इट इज फ्री। फ्री, रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स है ये। रईस, नो, फ्री नहीं है ये। और कोई? अरे कितने लोगों ने ज्वाइन किया, 32 लोगों में से आंसर 3 लोगों का आया। भाई या तो यस लिख दो या नो लिख दो, कुछ तो आंसर होगा ना। अनायत ने कहा यस। यस, अब यस का क्या मतलब है? क्या ये फ्री है ये लिख रहे हो आप कि जी हाँ ये फ्री है तभी यस लिख रहे हो? सो एवरीबडी इज राइटिंग यस। दैट मीन्स यू आर ऑल थिंकिंग कि ये फ्री है, कि भाई हमारा प्रॉफिट था हमने उसको रिटेन कर लिया और इसलिए फ्री हो गया। अरे नहीं भाई, ये रिटेन अर्निंग फ्री नहीं है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्ट था। जब मैं आपको डिविडेंड बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कि ये रिटेन्ड अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्ट था।
आपने उनको डिविडेंड ना देके रिटेन्ड अर्निंग्स, फिक्र मत करो वीवो 1606 आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, मैं तो सिंपल सा कंसेप्ट बता रही हूं। तो आपने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना देके रिटेन कर लिया, तो ये पैसा किसका था? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अगर आप रिटेन ना करते तो डिविडेंड दे देते उनको, तो इसलिए ये पैसा फ्री नहीं है, आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को इसमें से कुछ देना होगा। वो क्या देना होगा वो हम पढ़ेंगे चैप्टर कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, कि भाई उसकी कॉस्ट क्या होती है। सो ऐसे ही हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। सो हमारा अब ये चल रहा था फाइनेंसिंग डिसीजन। सो फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको ये देखना है कि उस मशीन को खरीदने के लिए पैसा आएगा कहां से। तो आप डेट से उठा सकते हो पैसा, आप इक्विटी से उठा सकते हो, आप प्रेफरेंस शेयर से उठा सकते हो, आप रिटेन्ड अर्निंग रखते हो। पर चारों के चारों फ्री नहीं है, कोई भी फ्री नहीं है इसमें से, सबको कुछ ना कुछ वापस करना है। इन व्हाट फॉर्म वो अलग बात है। अब हमारे दो डिसीजन हो गए, पहला हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से आना है। थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। अब मैं व्हाइट बोर्ड जरा शेयर करके आपको थोड़ा सा डिविडेंड के बारे में बताती हूँ। पहले चैट करके बताओ कि डिविडेंड हमने किसको देना है। डिविडेंड हम किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को। यस प्रसिद्ध, वेरी गुड। हमने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। दैट मीन्स जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको हमने डिविडेंड देना है। अब हम ये समझते हैं कि डिविडेंड कैसे दिया जाता है। मेरे पास 10,000 रुपए थे, और ये फिक्र मत करना, चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो तब भी समझ आएगा, ठीक हो गया, 5 मिनट में समझ आ जाएगा। आपके पास 10,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आपने सोचा कि मैं ये 10,000 शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, और आपने रिलायंस इंडस्ट्री में के शेयर्स खरीदने का सोचा। रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू लेट्स से 1,000 रुपए थी। 1,000 रुपए का एक शेयर मिलने वाला है आपको रिलायंस शेयर का। पर हर एक शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, और रिलायंस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री ने प्रॉफिट कमाया और उसने सोचा कि मैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूं 100%। आकिब, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट पे पूछो प्लीज। ओके, सो हमारा रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, 10,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने के लिए हैं। उसकी मार्केट वैल्यू एक शेयर की 1,000 रुपए है, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए है। दैट मीन्स जब भी शेयर शुरू में फ्लोट किया था उन्होंने सोचा कि जी हम 10 रुपए का शेयर फ्लोट कर रहे हैं, वो 10 रुपए का शेयर 1,000 रुपए का बन गया आज की डेट में। ये क्यों बन गया ये हम अभी 10 मिनट के बाद आपको समझाती हूं। अब सबसे पहले चैट पे मुझे बताओ कि मेरे पास कितने शेयर्स मैं खरीद पाऊंगी रिलायंस के। हाउ मेनी शेयर्स will I be able to purchase with my 10,000 rupees? दो लोगों ने आंसर किया अभी तक।
यस, अब कई लोगों ने कर दिया। मैं 10,000 रुपए का 10 शेयर खरीद पाऊंगी। क्यों? मेरे पास टोटल 10,000 रुपीज थे और मार्केट वैल्यू 1,000 रुपए है, तो मैंने 10 शेयर खरीद लिए। वेरी गुड। अब मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर आ गए। अब रिलायंस ने 100% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो मेरे को कितना डिविडेंड वो देंगे? क्वेश्चन समझ आ गया? मेरे पास 10 शेयर है, क्योंकि मेरे पास 10,000 थे इन्वेस्ट करने के, मार्केट में मुझे उसका 1,000 का मिल रहा था, मैंने 10 शेयर खरीद लिए। अब मेरे को डिविडेंड वो कितना देंगे? बस इतने कहा, 10,000। और देखते हैं और कोई आंसर देना चाहता है? आपको डिविडेंड कितना देंगे? मीर इकबाल काजी ने कहा 1,000, मीर इकबाल ने कहा 10,000, और कोई? अनायत ने कहा 5,000, रईस ने कहा 10,000, और कोई? 1 मिनट और वेट कर रही हूं मैं। रूही ने कहा 10,000, और कोई नहीं दे रहा। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। जो डिविडेंड है, रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1,000 में खरीदो कि 2,000 में खरीदो, वो आपको डिविडेंड फेस वैल्यू पे देगा। उसने क्या किया? 100% दिया, 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, क्योंकि फेस वैल्यू एक शेयर का 10 है। उन्होंने एक शेयर पे आपको 10 रुपए देना है, और आपके पास शेयर कितने हैं? 10। 10 रुपए एक शेयर पे, 10 शेयर है, आपको टोटल डिविडेंड मिलेगा 100 रुपए। ये याद रखना कि जो भी डिविडेंड मिलता है वो फेस वैल्यू पे मिलता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलता। रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1,000 में खरीद रहे हो कि 900 में खरीद रहे हो कि 1,100 पे खरीद रहे हो, उसने आपको इस 10 रुपए पे ही देना है। आपके पास डिविडेंड कितना आया? 100 रुपए। अब किसी ने एक आंसर लिखा था ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं, मुझे डिविडेंड मिला 100 रुपए और मैंने इन्वेस्ट कितनी देर में किया? मीर इकबाल, अभी 2 मिनट दोबारा समझाती हूँ। 100 रुपए मुझे मिला और मैंने इन्वेस्ट कितना किया? 1,000 इंटू 100। इसका मतलब मुझे रिटर्न जो मिला वो 1% मिला मेरी इन्वेस्टमेंट का। ओके, मीर इकबाल, सबको दोबारा समझना है? दोबारा समझते हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें डिविडेंड कितना मिलेगा। अब हुआ क्या, मेरे पास 10,000 रुपए थे इन्वेस्ट करने के लिए, और मैंने सोचा कि मैं रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करती हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू आज की डेट में लेट से 1,000 रुपए थी। तो जब 1,000 रुपए की मार्केट वैल्यू थी, तो मैं कितने शेयर खरीद पा रही थी? 10,000 डिवाइड बाय 1,000, मैंने 10 शेयर्स खरीद लिए। अब रिलायंस इंडस्ट्री के पास अच्छा बिजनेस हुआ, उसको प्रॉफिट अच्छा आया, उसने कहा मैं जी आपको 100% डिविडेंड दे रहा हूं। पर 100% किसका? 100% इस 10 रुपए का, जो उस शेयर की फेस वैल्यू थी। क्योंकि रिलायंस को कोई मतलब नहीं कि आप किस प्राइस पे खरीद रहे हो। रिलायंस को यह मतलब है कि भाई हमने 10 रुपए का शेयर इशू किया था
उस पे हमने 100% वापस दे दिया, तो उसने एक शेयर पे आपको 10 रुपए दे दिया। आपके पास शेयर कितने थे? 10। तो इसका मतलब आपको 100 रुपए वो भेज देंगे आपके अकाउंट में। अब जब उन्होंने 100 रुपए भेजा तो आपको रिटर्न कितनी मिली? इन्वेस्ट तो हमने 10,000 किया था और 100 रुपए दे दिया उन्होंने, तो 1% आपको रिटर्न मिल गई। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पूरी शेयर मार्केट, ठीक हो क्या इस 1% की रिटर्न पे हम इन्वेस्ट करते हैं, या पूरी शेयर मार्केट इसी पे चल रही है? तो आंसर है नहीं। अब आप मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के बताओ कि भाई अगर ये रिटर्न मिल रहा है तो हम शेयर्स क्यों खरीदें? क्वेश्चन समझ आया? रईस, क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे को डिविडेंड से 1% मिला, तो क्या मुझे इस 1% के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? फिर तो हम शेयर मार्केट में क्यों जाते हैं, हम शेयर्स क्यों खरीदते हैं? हमारा सेंसेक्स होता है, ठीक हो गया, हमारा निफ्टी होता है, सारा हमारा करोड़ों रुपए का चल रहा है हमारा बिजनेस। डिपेंड्स अपॉन फेस वैल्यू, यस सेल्फी, इट डिपेंड्स अपॉन द फेस वैल्यू जो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम शेयर्स क्यों खरीदते हैं? इसका कोई लेना देना नहीं कि आपको अकाउंट्स आती है कि नहीं आती, कोई लेना देना नहीं है। अभी तक मैंने अकाउंट्स की कोई बात ही नहीं की। डिविडेंड इज लाइक अ बोनस, डिविडेंड बोनस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिविडेंड, मतलब बोनस की तरह भी आप दे सकते हो डिविडेंड। इन्वेस्टर्स गेट्स मोर डिविडेंड, यस वी कैन इन्वेस्ट, नहीं वी डू इन्वेस्ट। मैं खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ। मेरा क्वेश्चन और है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर रिटर्न 1% मिल रही है डिविडेंड से, तो हम शेयर्स क्यों खरीदते हैं? ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे। कोई भी, हम शेयर्स क्यों खरीदते हैं जब रिटर्न तो हमें 1% मिल रही है? बिकॉज वी वॉन्ट टू ग्रो अवर मनी लाइक कंपनीज ग्रोथ। ओके बासित, गुड, कुछ आपने अच्छा आंसर लिखा है। मैनेज फ्लोटिंग, नहीं, मैनेज फ्लोटिंग का कुछ मतलब नहीं बन रहा। और कोई आंसर देना चाहता है? हम 1 मिनट वेट करते हैं, अगर कोई और आंसर लिख दो। देखो आंसर या तो गलत होगा या सही होगा, गलत हुआ तब भी मैं कश्मीर में आपको आके कुछ कहने नहीं वाली। टू कंटिन्यू द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, यस वो तो आप कर रहे हो इन्वेस्ट। मेरा क्वेश्चन तो ये है, इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो जब रिटर्न ही नहीं मिल रही? तो और कोई, रफी, और कुछ आंसर लिखो। नहीं, कोई नहीं लिख रहा। ओके, अब हम समझते हैं कि हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। टू अवॉइड टैक्स, नो तनवीर, कोई टैक्स को अवॉइड करने के लिए नहीं हम इन्वेस्ट कर रहे। हम क्या चाह रहे हैं? फॉर प्रॉफिट, वही जानना चाह रही हूं। हम पैसा तो ज्यादा कमाना चाह रहे हैं, पर कमाएं कैसे? पूरी की पूरी शेयर मार्केट इस पे खड़ी है कि ये मार्केट वैल्यू कल 1000 की जगह 1500 हो जाएगी। इतनी सी बात है। हम पूरे के पूरे शेयर्स, 9 तारीख, कोई फॉर फेम कुछ नहीं, हमें कुछ, कोई मुकेश अंबानी हमें आके कुछ नहीं बोलेगा, कोई मेडल नहीं मिलने वाला। हम क्या चाह रहे हैं कि जो ये 1000 रुपए जिसपे हमने शेयर खरीदा वो कल 1500 का हो जाए, और इसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल गेन किसको कहते हैं? 1500 का शेयर हो गया, खरीदा था 1000 का, तो एक शेयर पे मुझे 500 रुपए का फायदा हो गया। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10।
सो टोटल कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? एक शेयर पे 500, 10 शेयर पे 5000। अब आप आरओआई निकालो दोबारा से। आपको 5000 मिला यहां से फायदा। इन्वेस्ट कितना किया? 10,000 इंटू 100। ये दो जीरोस गए, ये गया, ये गया। 50% रिटर्न। अब हम सबको अच्छा लगने लगा कि हाँ मैम, अब अच्छा है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। सो डिविडेंड जो है वो बहुत थोड़ा परसेंटेज है आपका, जस्ट 1%। पर पूरी की पूरी शेयर मार्केट आपकी कैपिटल गेन पे है कि भाई जो शेयर आपने 500 का खरीदा वो कल आपका 1000। अनायत वेरी गुड, आपने कैलकुलेट कर लिया। सो वो पूरा का पूरा आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। ये है हमारा डिविडेंड डिसीजन। सो हमने 3 डिसीजन पढ़े। कौन कौन से? एक हमने पढ़ा, मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूं। ओके, तो हमने ये पढ़ा कि हमारे 3 डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वो मैंने आपको बता दिया, या लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। फिर हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, और फिर हमारा डिविडेंड डिसीजन। अब आपको मैंने ये बता दिया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देंगे, पर जो डिविडेंड है वो बहुत छोटा परसेंटेज है, इसलिए पूरी की पूरी शेयर मार्केट हमारी कैपिटल गेन पे चलती है। हमेशा हम कैपिटल गेन के लिए ही शेयर्स खरीदते हैं। ओके, अब अगला कंसेप्ट हमें समझना है, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब वो देखते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। अब एक कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको हम समझते हैं। इसके लिए हम फिर व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझने के लिए हमें यह समझना है कि अगर मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूं। ऑप्शन नंबर ए कि यस तारिक, इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट में ये सारा का सारा आपका इंक्लूडेड है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपके पास 2 डिसीजन है। एक है कि मैं आपको 10,000 आज दे दूं, और दूसरा डिसीजन है कि मैं आपको 10,000 आफ्टर 1 ईयर दे दूं। तो आप डिसीजन ए लोगे कि बी लोगे? प्लीज चैट बॉक्स पे लिख के बताओ। आपके पास 2 डिसीजन हैं। ए डिसीजन है कि मुझसे 10,000 आज ले लो, और बी है कि आप 10,000 मुझसे 1 साल के बाद ले लेना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो मोस्ट ऑफ यू हैव सेड कि मैम ये वाला बेटर है। अब ये वाला बेटर क्यों है? ठीक हो गया। इसके 3 रीजंस हैं। रीजन नंबर फर्स्ट, अनसर्टेनिटी। ये 1 साल के बाद मिलने वाला है। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन आपके माइंड में पूरा साल चलता रहेगा। ये जो एक यहां पे मिल रहा है ये आज ही मिल रहा है, तो इसलिए ये बेटर है, पहली चीज। हाँ रईस रकबुल, कुछ पूछना है तो? यस काजी, राइट। सेकंड, आपको मोबाइल आज खरीदना था तो आपको पैसा आज चाहिए, सो दैट इज नोन एज प्रेजेंट कंजम्पशन। अब जो थर्ड रीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट।
वो हुआ क्या, मैंने आपको 10,000 रुपए आज दे दिए और आज के टाइम को हम 0 टाइम मानते हैं, 0 मतलब आज का टाइम, और 1 साल के बाद भी मैंने जो आपको ऑप्शन दिया था वो भी 10,000 का दिया था। अब आपने क्या किया, मुझसे 10,000 रुपीज लिए और जाके इसको इन्वेस्ट कर दिया जहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा था 10%। तो अगले साल जो ये 10,000 थे, ये 10% ऑफ 10,000, 1,000, सो 10,000 जो ये वाला था प्लस 1,000 जो ये वाला था, ये बन गया 11,000। सो ये आपका 11,000 बन गया और मैं आपको कितना दे रही थी, 10,000। सो जिन्होंने आंसर ए बोला था वो बिल्कुल सही था, बिकॉज इस 10,000 की एक री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो और आप इन्वेस्ट करोगे तो आप इंटरेस्ट कमा सकते हो उसको। अब इंटरेस्ट की बात की है तो हमारे पास दो इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में फर्क क्या है, मैंने जो 10,000 रुपए आपको दिए, आपने उसको 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया एट 10%। तो 1 साल के बाद ये 10,000 बन गया 11,000। अब अगले साल अगर आपका 10% पिछले 10,000 पे ही लग रहा है, उसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। पर अगर ये 10% आपका 11,000 पे लग रहा है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने लगता है आपको, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ही पैसा लगता है, उसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। समझ आ गई बात? चैट पे लिखो अगर समझ आ गई तो, सिर्फ वाई वाई लिख दो, यस यस करके। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। सो आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ आ गया और कंपाउंड इंटरेस्ट समझ आ गया। अब हमने समझना क्या था, इसको, इस कंसेप्ट को समझना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। तो हम क्या करते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज करेंगे। अब मैंने एक मशीन लगाई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लिया था 10,000 की, और अगले साल वो मुझे 11,000 रुपए रिटर्न दे रहा है। ये मैंने 0 टाइम पे लगाया, मतलब आज के टाइम पे। 1 साल के बाद मुझे 11,000 मिलने वाला है। अब क्योंकि इसके बीच में ये 1 साल का टाइम है, दिस टाइम हैज अ वैल्यू, इसकी वैल्यू है, हमने प्रूव कर दिया उसको। तो हम क्या करेंगे, या तो इस 10,000 की वैल्यू 1 साल बाद निकाल लेंगे और फिर 11,000 से कंपेयर कर लेंगे, या फिर 11,000 की वैल्यू आज की डेट में निकाल लेंगे और 10,000 से कंपेयर कर लेंगे। तो अगर मैं 10,000 को अगले साल की वैल्यू निकाल रही हूं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम कंपाउंडिंग। अगर 11,000 की वैल्यू मैं 0 टाइम पे निकाल रही हूं, दैट मीन्स प्रेजेंट टाइम पे, उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग। सो फ्यूचर वैल्यू में गए तो कंपाउंडिंग, प्रेजेंट वैल्यू में आए तो डिस्काउंटिंग। अब कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग करना कैसे है,
तो जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो आपने 6th 7th 8th क्लास में किया होगा, कोई अकाउंटिंग में नहीं किया होगा। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R रेज टू पावर T। इसमें A क्या होता है? अमाउंट। P क्या होता है? प्रिंसिपल। और R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और T क्या होता है? टाइम। तो अगर मैंने अपना पैसा, आज का पैसा 10,000 रुपए 10% पे लगाया और 5 इयर्स के लिए लगाया, तो मुझे 5 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा? सो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 1 प्लस रेट कितना है? 10%। कितने साल का? 5 साल का। अनायत चेक करो दोबारा कि क्या 15,000 हो जाएगा कि नहीं होगा। प्लीज सारे कैलकुलेट करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। सारे 15,000 निकाल रहे हैं, मोबाइल पे कर लो प्लीज। बाशित नो, 10,000 तो आपने इन्वेस्ट किया, उस पे इंटरेस्ट लग रहा है। 1 प्लस 10% रेज टू पावर 5, 30,000। नहीं कुरैशी, मोबाइल पे करो प्लीज कैलकुलेटर अपना। इसका ऐसे करोगे आप, A इज इक्वल टू 10,000 1 प्लस 10% रेज टू पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ? यस, शाक, शाक सलमान, वेरी गुड। 1 प्लस 10% रेज टू पावर 5, इसका मतलब 10,000। हाँ नायत, अब ठीक है। ये करो कैलकुलेटर पे। अब बहुत लोगों का अच्छा निकल रहा है, सही निकल रहा है। मूसा भाई भी ठीक है, अनायत का ठीक हो गया। इसने अपना नाम नहीं डाला हुआ, बहुत लंबा सा नाम है, IF1CQAQ। ऐसे लग रहा है मैं आईज चेक कर रही हूँ अपनी। तो अब आपको समझ आया कि हम अमाउंट कैसे निकालते हैं। अब इसका एक सिंपल तरीका भी है, सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। वेरी गुड, आप सबने निकाला। इसको बोलते हैं कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर टेबल। जो हमने 1 प्लस आर को 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 ऐसे मल्टीप्लाई किया था, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती इतनी बार। आप क्या करते हो, आप ये टेबल होता है, यहां पे परसेंटेज रहता है, यहां पे परसेंटेज है, यहां पे टाइम पीरियड है। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10%। कितने साल के लिए था? 5 साल के लिए। तो अगर हम यहां गए तो ये वैल्यू आ गई 1.611। तो आपको सिर्फ 1.611 को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। सो आपका आंसर आ जाएगा 16,110 रुपए। अब आप देखना कितनी जल्दी आप सारे करते हो। एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द कंपाउंडेड वैल्यू of 10,000
at 9% after 7 years. %9 after 7 years. आंसर चैट बॉक्स पे लिखो. $10,000 की वैल्यू 9% पे सास. वेरी गुड. शाइक सलमान 30 सेकंड में आपने सॉल्व कर दिया. यस बिलाल, ग्रेट. अनायत वेरी गुड. मलिक ग्रेट, बहुत अच्छा. बासित, मूसा सब सही कर रहे हैं अब. यस, इतनी जल्दी निकाल दिया आप सबने. सो आप, यस तनवीर, वेरी गुड. और कोई देना चाहता है आंसर? तो हमने क्या किया, आपने सिर्फ 10,000 को इससे मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल दिया 18,280. दिस इज हाउ वी फाइंड द कंपाउंडिंग. अब लास्ट, तो अब हमें समझ आया कि हमें कंपाउंडिंग कैसे करना है. तो मैंने आपको दो चीजें बताई. ये बताया मैंने आपको कि अगर आप फ्यूचर में वैल्यू लेके जा रहे हो तो आपको कंपाउंडिंग करनी है, बट अगर आप इसको वापस लेके आ रहे हो तो इसको डिस्काउंटिंग करनी है. अब डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला रिमेन सेम. फॉर्मूला हम यही यूज करने वाले हैं, पर अब हम देखते हैं कि क्या करेंगे हम इसको. A is equal to P1 plus R raised to power T. ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब हम कंपाउंडिंग करेंगे. अब इसको उधर ले जाओ. सो P is equal to A 1 plus R raised to power T. ये फॉर्मूला यूज होगा तो हम डिस्काउंटिंग करेंगे. सो कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग. सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग. सो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो अभी मैं आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है मुझसे. प्लीज चेक करो, आप सारे अनम्यूट हो गया क्या? नो. हो गया मैम. हो गया, ओके. तो अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. आप सबने रजिस्ट्रेशन करवा ली है अपनी, कि अभी आपने अभी करवानी है? करवानी है. अभी करवानी है, ओके. जी मैम. तो आपको बाकी आप अपने यूनिट सर से बात कर लेना, पर जो हम देने वाले हैं वो आपको एक तो लेक्चर्स मिलेंगे. ठीक हो गया. ये हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेंगी. फिर आपको नोट्स मैं ही प्रोवाइड करूंगी फॉर अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स दोनों के. तीसरा हम देंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स. तो ये तीनों चीजें, एक मेरी क्लास लगेगी, आप उसको दोबारा देखना चाहते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और साथ ही आपको नोट्स मिलेंगे ताकि आप साथ साथ याद कर सको. फिर मैं हर वीक आप सबका ऑनलाइन टेस्ट लेंगे हम, ये देखने के लिए कि आप साथ साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं. ठीक है. सो दैट
हम 3 months में आपका अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स दोनों खत्म कर दें सिलेबस।